हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 हीट, जहां पर हमने अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आज देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, उस चैप्टर के बेस्ड ऑन। न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी को थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पार्ट भी अच्छे से करके रखना होता है अगर आपको आउट ऑफ स्कोर करना है तो। उसके बाद में अभी हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ में, तो जिसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस को रिवाइज करना पड़ेगा जो हमने पिछले एक दो सेशन में पढ़े हीट चैप्टर के। तो चलिए रिवाइज करते हैं उसको। देखो, पहला फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है फॉर परसेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपने परसेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए पिछले क्लास में ही फॉर्मूला याद किया था, जहां पर जो एक्चुअल मास होता है वाटर वेपर्स का एक पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में टू द क्या रहेगा, मास ऑफ द वाटर वेपर टू बी नीड टू बिकम अ सैचुरेटेड एयर और सैचुरेटेड वाटर वेपर। मतलब एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन इन एयर इन अ गिवन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ द वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम। उस वॉल्यूम में जो वॉल्यूम आपको दिया गया है, उस वॉल्यूम में आपको उस एयर को सैचुरेटेड बनाने के लिए, मतलब उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतना मास ऑफ वाटर वेपर नीडेड रहेगा तो वो निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा, 100। तो उस पर से हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उस पर से हमें क्या मिल जाता है, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देन आफ्टर हम बढ़ते हैं सेकंड फॉर्मूले के बेस पे। आपने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़े कल के क्लास में। स्पेसिफिक हीट में आपको पूरा फॉर्मूले बेस्ड आपके न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। देखो कैसे, हीट एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट इन चेंज इन टेम्परेचर। अब ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। चेंज इन टेम्परेचर मीन्स व्हाट, मैंने आपको कल बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर होगा मतलब कि या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो अगर इंक्रीज हुआ तब भी चेंज हो गया टेम्परेचर में एक्चुअल टेम्परेचर से। सपोज करके चलो कि इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री है कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, और फाइनल टेम्परेचर उसका 80 डिग्री है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस निकालेंगे हम, इसको कहेंगे उसका चेंज इन टेम्परेचर। उसको क्या कहेंगे हम, उसका चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कितने से वो टेम्परेचर चेंज हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे चेंज इन टेम्परेचर ये वर्ड, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों चांसेस है। इंक्रीज कब होगा, जब हीट एनर्जी गेन की जाएगी, मतलब एब्जॉर्ब की जाएगी, और डिक्रीज कब होगा, जब हीट एनर्जी रिलीज मीन्स लॉस्ट हो जाएगी। ये ध्यान में रखना। तो चेंज इन टेम्परेचर को हम शो करेंगे डेल्टा टी से। चेंज इन टेम्परेचर को किससे शो करेंगे, डेल्टा टी से। और जो मास रहेगा उस ऑब्जेक्ट का, उसको हम शो करेंगे एम से। और जो स्पेसिफिक हीट रहेगी उसको हम शो करते हैं सी के साथ में। ये आपने पिछले ही क्लास में पढ़े, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद में एक बार हीट एनर्जी गेन होती है, एक या दो बार, अगर ऑब्जेक्ट अगर दो रहे, जैसे लाइक कैलोरीमीटर और वाटर रहा, तो हीट एनर्जी गेन होगी। और जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, हीट एनर्जी लॉस्ट। हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट एनर्जी लॉस्ट करेगा। मतलब कि वहां पर भी चेंज इन टेम्परेचर होगा, उसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ और रहेगा और फाइनल टेम्परेचर जब वो हीट लॉस्ट कर देगा तो अलग आएगा। तो उसको कहेंगे हम चेंज इन टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का। तो वहां पर क्या होगा, उसका भी एक पर्टिकुलर मास जो कि दिया रहेगा आपको, स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, हमें निकालना भी हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, या फिर दिया भी हो सकता है। ठीक है, आगे में अभी प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, ये आपने कल पढ़े थे। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू amount of heat energy gained by the
कोल्ड ऑब्जेक्ट। जितनी एनर्जी हीट एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट ने लॉस्ट किया, सेम उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ रहा है? तो वो था आपका प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, दैट इज हीट एनर्जी लॉस्ट और कोल्ड बाय लॉस्ट और हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई केस में अगर सेम इक्वल दिया ना तो ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज लगेगा वहां पर। अब फिफ्थ हमें फॉर्मूला याद रखना है आपको, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट बाय मिक्सिंग मेथड। फिफ्थ कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट बाय मिक्सिंग मेथड। मिक्सिंग मेथड आपने सबसे एंड में कब पढ़े थे? कैलोरीमीटर, वाटर और सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन था, जहां पर सॉलिड ऑब्जेक्ट हॉट रहने के कारण हीट एनर्जी लॉस्ट कर रहा था और वाटर और कैलोरीमीटर उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे, गेन कर रहे थे। बस वही है। क्या हमने फॉर्मूला बनाए थे? इफ हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट बी क्यू, अगर कोई ऑब्जेक्ट है हॉट ऑब्जेक्ट जो कि हीट एनर्जी लॉस्ट कर रहा, तो उसकी वैल्यू है सपोज क्यू, जो कि हम ये फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर लॉस्ट बाय ये फॉर्मूले से निकालेंगे कितनी हीट एनर्जी उसने लॉस्ट किया, क्यू की वैल्यू ध्यान में रखना। हीट एनर्जी गेन बाय द वाटर Q1 एंड हीट एनर्जी गेन बाय द वाटर कैलोरीमीटर Q2, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ Q1 प्लस Q2। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय द वाटर प्लस हीट एनर्जी गेन बाय द कैलोरीमीटर, ऐसा। ठीक है। अब हमें जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यूज होंगी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, तो आपको वहाँ पर यूनिट्स भी लिखना जरूरी होता है। कुछ यूनिट्स आपको सीजीएस सिस्टम में दिए रहेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में। कुछ यूनिट आपको एसआई सिस्टम में दिए होंगे, जो कि आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है मेजरमेंट। ठीक है। तो देखते हैं वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। अगर टेम्परेचर रहा तो उसको हम केल्विन में भी डिनोट करते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी, लेकिन यहाँ पर हीट के जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो जनरली हमको उसको डिग्री सेल्सियस में ही काउंट करना है, डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करना है। ओके। फिर आते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। लैटेंट हीट सबसे स्टार्टिंग में अपने पढ़े थे। उसके लिए क्या था यूनिट? उसका एसआई यूनिट था जूल पर किलोग्राम और सीजीएस यूनिट था कैलोरी पर ग्राम। ध्यान में रखना, सीजीएस में दिया रहा मतलब कि ग्राम में और कैलोरी में दिया रहा तो वो सीजीएस बनता, और किलोग्राम और जूल में दिया रहा तो एसआई यूनिट है वो। फिर आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के लिए क्या था? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके। उसके बाद में हीट के लिए क्या है? एसआई यूनिट जूल्स, बिकॉज ऑफ इट कंटेन एनर्जी, इट इज रिलेटेड टू एनर्जी, तो उसका जो वर्क है वो होता है वहाँ पर, इसीलिए उसका यूनिट क्या है? जूल। और सीजीएस यूनिट है कैलोरी। सीजीएस यूनिट क्या है उसका? कैलोरी। उसके बाद में स्पेसिफिक हीट पे आते हैं। स्पेसिफिक हीट के लिए हमने एसआई यूनिट क्या देखे थे? जूल पर किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, और सीजीएस यूनिट था कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? चलो बढ़ते हैं फिर आगे न्यूमेरिकल के साथ। इतने पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट निकालो। आपने क्या करना है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको पूरे फॉर्मूलेज लिखना है अपने कॉपी में। वो इसलिए क्योंकि हमको सबसे पहले फॉर्मूलेज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, फिर उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। ठीक है। चलो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो और सभी बच्चे अटेंडेंस लगाते रहेंगे। अब देखते हैं हमारा पहला सॉल्व एग्जाम्पल। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले सॉल्व एग्जाम्पल ले रहा और उसके बाद में एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है। तो पढ़ते हैं सॉल्व एग्जाम्पल के पहले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर
किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्वेश्चन देखो कितना सीधा और इजी है। क्वेश्चन देखो कितना सीधा और इजी है। हमें यहाँ पर कोई हीट एक्सचेंज वगैरह जो है, मतलब कि हमें जो हीट गेन और हीट लॉस ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि हमें कितना हीट एनर्जी लगेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि रेस बोला है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किसका? वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 5 किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर 100 डिग्री बनाने के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं? 5 किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से लेके 100 डिग्री बनाने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी लगेगी, ये हमें वहां पर निकालने बोले। हीट एनर्जी हमें लगेगी मीन्स क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी लॉस्ट करेगा, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन होगी। मतलब कि हीट एक्सचेंज का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पहले यहाँ पर, तो वो लगाएंगे सप्लाई टू द वाटर एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई टू द वाटर इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द वाटर। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की गई है वाटर को, अब वो सप्लाई करने का काम यहाँ पर बर्नर भी कर सकता है जो कि गर्म, समझ में आ रहा है, या फिर कोई हॉट ऑब्जेक्ट करेगा। एंड हीट एनर्जी गेन बाय द वाटर वो यूज करेंगे। फिर हीट एनर्जी सप्लाई बाय द वाटर, सप्लाई टू द वाटर, मतलब कि हीट एनर्जी लॉस्ट हो रही है। और जब हीट एनर्जी लॉस्ट होती है तो हमारे पास में फॉर्मूला हमने लिखे थे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें निकालना है वाटर के लिए, तो हमारी पूरी की पूरी टर्म रहेगी वाटर के लिए। समझ में आ रहा है? चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, और आपको गिवन क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा आपके पेज नंबर 68 पे आपको टेबल दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट के लिए, वो आपने याद कर लेना है। देखो पहले लिखेंगे गिवन, तरीका आपका क्या रहेगा? सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। हमें क्या बोला गया है? 5 किलोग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि मास ऑफ द वाटर इक्वल टू m इक्वल टू 5 किलोग्राम। उसके बाद में दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, ये रहेगा C इक्वल्स टू 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। किलो कैलोरी क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर है वो किलोग्राम में है, ध्यान में रखना। ग्राम में होता तो यहाँ पर ओनली कैलोरी आता, ठीक है, और यहाँ पर किलोग्राम की जगह पे ग्राम आता। लेकिन यहाँ पर क्या है? 5 किलोग्राम से इसीलिए। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर भी हो गया आपका। और चेंज इन टेम्परेचर मैंने आपको पहले ही बोला था, हमें वहां पर अभी टर्म कौन सी यूज करना पड़ेगा? चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी। क्या हो जाएगा वो? चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा डेल्टा टी। अब वहां पर देखो 20 डिग्री से लेके हमारा टेम्परेचर कहाँ तक की पहुंच रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस तक के। तो हम क्या करेंगे? चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर है 100 डिग्री माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर है 20, तो ये बन जाएगा चेंज इन टेम्परेचर आपका 80 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर क्या बन जाएगा? 80 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, यहाँ पर किसका टेम्परेचर चेंज होगा? वाटर का, क्योंकि हम किसके लिए हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। हमें टेम्परेचर किसका बढ़ाना है? वाटर का। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? हमारा 2 फाइंड लिख लेंगे। फिर
टू बी फाइंड, हमें क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है हीट एनर्जी, हमें कैलकुलेट करना है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी हीट एनर्जी हमें लग रही है वहां पर उस वाटर को प्रोवाइड करने के लिए नेसेसरी। तो हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नेसेसरी इज रिक्वायर्ड, मतलब कि सीधा सीधा हम निकालेंगे हमें क्या निकालना है, हीट एनर्जी सप्लाइड टू द वाटर कितनी रहेगी, हीट एनर्जी कितनी सप्लाई करी जाएगी वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है। अब आपके पास में बाय द हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या है, आपके पास में फॉर्मूला हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट, बस वही यूज करेंगे हम, एनर्जी टू बी सप्लाइड बाय द वाटर क्या लिखेंगे फिर, बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, क्या लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एनर्जी सप्लाइड टू द वाटर इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द वाटर, मतलब जितनी हीट एनर्जी सप्लाई होगी उतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वाटर क्या करेगा, गेन करेगा। देयरफॉर फिर क्या आ जाएगा, देयरफॉर हीट एनर्जी टू बी सप्लाई to be supplied to the water, यहाँ पर जो मैंने टू बी लिखा नहीं है, सप्लाइड टू द वाटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हीट एनर्जी सप्लाई टू द वाटर इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द वाटर। अब हीट एनर्जी गेन हो रही है वाटर की, तो क्या हो जाएगा, वहां पर मास आ जाएगा वाटर का, स्पेसिफिक हीट आ जाएगी और चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय, हाँ ऐसा लिखेंगे, मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर लिख देंगे। वो तो पता ही है आपको, वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना है आपका 5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट 1 किलोग्राम एंड चेंज इन टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। सो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 80 इक्वल्स टू 400 और पूरे के पूरे यूनिट, ये पूरे के पूरे यूनिट कौन से इसमें है, एसआई यूनिट्स में है, इसीलिए यहाँ पर हीट एनर्जी सप्लाई का जो यूनिट है वो क्या आएगा आपका, जूल्स आएगा। क्या आएगा, जूल्स। समझ में आ रहा है। देयरफॉर हीट एनर्जी टू बी सप्लाइड टू द वाटर इक्वल टू 400 जूल। अब हमें आंसर कौन से फॉर्म में होना, हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर, तो हम वो लिख देंगे अभी आंसर में, ऐसा लिखेंगे, देखो ध्यान दो आंसर, क्योंकि ये हमने सॉल्व करे। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, आंसर देयरफॉर हीट एनर्जी, जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, हीट एनर्जी इज necessary to raise the temperature of water is 400
जूल। हमें हीट एनर्जी टेम्परेचर रेज करने के लिए हीट एनर्जी प्रोवाइड कितनी करना पड़ेगी? अगर हमको वाटर का टेम्परेचर रेज करना है तो वो रहेगा 400 जूल। तो इस प्रकार से आपको आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना है। मतलब पहले क्या गिवन दिया हुआ है वो देखो, वहाँ पर स्पेसिफिक हीट आपके सॉल्व एग्जाम्पल में गिवन नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझकर लिख कर दिया बिकॉज ऑफ कि एग्जाम में आपको देने के चांसेस है। लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी के लिए आप उसको लर्न करके जाओगे, ठीक है? फिर ऐसे पूरा प्रॉपरली क्या फाइंड करना है, क्या है वो, एंड देन सॉल्व करने चलना है। चलो लो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम की ओर। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड सॉल्व एग्जांपल की ओर। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या बोला है। तो देखो, अ कॉपर स्फीयर ऑफ 100 ग्राम मास इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। आपको लेना है एक कॉपर स्फीयर जिसका मास है, जिसका वेट है 100 ग्राम। कितना है उसका मास? 100 ग्राम। इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। और उसको हमें इतना हीट करना है कि उसका टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस बन जाए। क्या बोला है क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में? हमें एक कॉपर स्फीयर लेना है जिसका मास है 100 ग्राम। मास कितना है उसका? 100 ग्राम, नॉट किलोग्राम। गलती से भी उसमें गड़बड़ मत करना, किलोग्राम और ग्राम में। 100 ग्राम, और उसको हमें हीट करते चलना है। और उसका टेम्परेचर हमें कितना बढ़ाना है? अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ाना है उसका टेम्परेचर? अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में एंड इज रिलीज इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। और हमें क्या करना है, वो जो कॉपर का हमने स्फीयर लिए थे 100 ग्राम का, उसको किस में छोड़ देना है? फिर वाटर में। किस में छोड़ देना है? वाटर में, जिसमें वाटर का मास है 195 ग्राम। वाटर का मास कितना है? 195 ग्राम। और उसका इनिशियल टेम्परेचर, किसका? वाटर का। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। एंड इट्स टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। इन अ कॉपर कैलोरीमीटर, ठीक है? इफ द मास ऑफ द कैलोरीमीटर इज 50 ग्राम। यहाँ पर हमको मास ऑफ द कैलोरीमीटर कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर? तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। कब रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर? जब हम उसमें जो कॉपर का जो स्फीयर है उसको हीट करके उसमें डाल दिए, तो उसके बाद में उसके टेम्परेचर में क्या इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, वो हमें बताना है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो कितना इंक्रीज होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में आपको स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और कैलोरीमीटर का ही उतना ही रहेगा स्पेसिफिक हीट, ठीक है? उसके बाद में क्योंकि कॉपर का ही कैलोरीमीटर है वो, तो स्पेसिफिक हीट भी उतना ही रहेगा उसका। आफ्टर दैट हम लिखेंगे गिवन में एक एक करके। क्या लिखेंगे? पहले कॉपर के बारे में। तो मास ऑफ कॉपर इक्वल टू m। ध्यान दो क्या लिख रहा हूं? मास ऑफ कॉपर m इक्वल टू 100 ग्राम। फिर लिख रहा हूं मैं पूरा स्पेसिफिक हीट, पहले कॉपर के लिए लिख रहा। मैं पहले क्या कर रहा हूँ? स्पेसिफिक हीट पूरे कॉपर के लिए, मतलब जितनी भी टर्म्स है पहले पूरे कॉपर के लिए, फिर लिखूंगा वाटर के लिए, और फिर लिखूंगा आपके कैलोरीमीटर के लिए। ओके, चलो। मास ऑफ द कॉपर m इक्वल टू 100 ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ C के साथ में, वो रहेगा आपका 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर टेम्परेचर लिखने से पहले हम लिख लेंगे लेट। हमें क्योंकि निकालना क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो
हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट द मैक्सिमम टेम्परेचर बी कैपिटल टी। मैक्सिमम टेम्परेचर सपोज क्या है, कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर ऑफ वाटर ये है, क्या कहते हैं उसको, टेम्परेचर ऑफ कॉपर स्फीयर है, कॉपर स्फीयर का जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 100 डिग्री तक के बढ़ाया गया, लेकिन कितने डिग्री से 100 डिग्री तक के बढ़ाया गया ये हमको पता नहीं है। वो हमको पता है क्या, नहीं। तो चेंज इन टेम्परेचर कब पता चलेगा, जब हमें इनिशियल और फाइनल दोनों टेम्परेचर पता रहेंगे, करेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द फाइनल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर बी टी। बी क्या रहेगा आपका, कैपिटल टी, ओके। अब देयरफॉर हम लिखेंगे फिर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर लिखो या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। क्यों डिक्रीज, क्योंकि कॉपर स्फीयर जो है, डिक्रीज इन टेम्परेचर हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ की कॉपर स्फीयर जो है वो टेम्परेचर को अपना लूज करेगा, लॉस्ट होगा उसका टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर स्फीयर डेल्टा टी इक्वल्स टू 100 माइनस टी। क्या बन जाएगा वो, 100 माइनस टी, क्योंकि 100 तक के हमने उसको क्या करे, इंक्रीज करे, लेकिन एक्चुअल उसका टेम्परेचर कितना था वो हमको पता नहीं था, तो वो हम कंसीडर करें टी, वो हम क्या कंसीडर करें, टी, ओके। चलो उसके बाद में इसको, ये हो गया पूरा कॉपर स्फीयर के लिए। अब हम लिखेंगे वाटर के लिए, सो लिखेंगे नाउ, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा पूरा डीप में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं आपको ये लिख कर दे रहा, बाकी कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ क्या लिखेंगे अभी, मास ऑफ वाटर लिखना पड़ेगा हमें। सो हाउ मच द मास ऑफ द वाटर, 195 ग्राम। देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हाँ मास ऑफ द वाटर के लिए हम कंसीडर करेंगे m1। देखो क्या बोल रहा हूं, तो मास ऑफ द वाटर के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, m1। मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी टर्म्स किसमें ली है, m के फॉर्म में, c के फॉर्म में और t के फॉर्म में। यहाँ पर मैं लूंगा m1, c1 और डेल्टा t1, ठीक है। फिर लेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू C1, सॉरी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है आपके लिए, आपके बुक में दिया हुआ है, आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर रहेगा 1 पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और हमने क्या बोले, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना रहेगा, सपोज T, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना रहेगा आपका T। तो जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो क्या करना पड़ेगा हमें, T माइनस 20, मैक्सिमम माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, यही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, कब, कॉपर कैलोरीमीटर में। मतलब वाटर जब कॉपर कैलोरीमीटर में था तो कॉपर का भी, कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर 20 डिग्री इनिशियल और वाटर का भी टेम्परेचर 20 डिग्री था, ऐसा वो क्वेश्चन बोल रहा है। तो उसके हिसाब से जो मैक्सिमम या फिर फाइनल टेम्परेचर रहेगा उसका क्या रहेगा हमारा, T माइनस 20, ओके। सो आएगा यहाँ पर चेंज इन, इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या आएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इक्वल टू, देखो क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा T1, क्या लिख रहा हूँ मैं,
डेल्टा T1 और डेल्टा T1 की वैल्यू क्या आएगी T-20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी डिग्री सेल्सियस कितना भूल गया था, ठीक है, T-20 डिग्री सेल्सियस, ये आएगा आपका डेल्टा T1 की वैल्यू। इज इट क्लियर अप टू दिस? कोई डाउट किसी को? चलो अब हमें क्या निकालेंगे हम कैलोरीमीटर के लिए। अब किस लिए निकालेंगे ऐसा ही गिवन कैलोरीमीटर के लिए। तो देखो कैलोरीमीटर में क्या है आपका, लिख देंगे फिर ऑल्सो फॉर कैलोरीमीटर मास ऑफ कैलोरीमीटर इक्वल टू M2 इक्वल्स टू कितना आएगा 50 ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इक्वल टू C2 इक्वल टू 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड यहाँ पर भी इंक्रीज इन टेम्परेचर कैलोरीमीटर का भी हो रहा, और पहले कितना था टेम्परेचर उसका कैलोरीमीटर का 20 डिग्री था, पहले भी कितना था कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 20 डिग्री। तो यहाँ पर भी सेम वही इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर डेल्टा T2 इक्वल्स टू T-20 डिग्री सेल्सियस। ये बन गया आपका पूरा गिवन डाटा। ये क्या बन गया आपका गिवन डाटा। अभी हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो वो कब निकलेगा, जब हम बोलेंगे बाय द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट एनर्जी lost by the hot object is equal to heat energy gained by the water and plus heat energy gained by the copper calorimeter। यही हमारा फॉर्मूला है, यही आपका फॉर्मूला है। तो वो लिख देंगे, फिर वो लिख देंगे। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो therefore heat energy lost by copper sphere equal to heat energy gained by water, जितनी हीट एनर्जी वाटर में गेन की प्लस हीट एनर्जी गेन बाय कैलोरीमीटर। हाँ, मतलब कि दैट इज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसका यूज करना पड़ेगा हमें। अब हम निकालेंगे Q के लिए वैल्यू। अब क्या निकालेंगे Q के लिए वैल्यू, मतलब कि हीट लॉस्ट बाय कॉपर, क्योंकि हमारे कॉपर ने, ध्यान दो, हमने हीट लॉस्ट बाय कॉपर क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि कॉपर ने कितनी हीट लॉस्ट की ये हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो देखो हीट लॉस्ट बाय कॉपर Q इक्वल्स टू व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, M मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। पता था आपको पहले ही फॉर्मूले में। अब वैल्यू पुट करो, M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू है 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय C की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय T की, डेल्टा T की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, डेल्टा T की वैल्यू कितनी निकाले है 100 माइनस T, सीधा सीधा आंसर। इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट 1 के साथ में 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस T। सपोज ये हो गया आपका Q का वैल्यू, किसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ये Q की वैल्यू को दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा,
हीट गेन बाय वाटर दैट इज Q1। अब क्या निकालेंगे, Q निकाल लिया हमने, तो एक टर्म निकल गई हमारी। अब हमें निकालना है हीट गेन बाय वाटर। अभी हमें क्या निकालना है, हीट गेन बाय वाटर। ओके, तो देखो हीट गेन बाय वाटर के लिए और फिर से शॉर्ट में m1 मल्टीप्लाइड बाय c1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t1। अब मैंने ये क्यों लिखा, देखो आपके टेक्स्ट बुक में आपको पूरा वर्ड में लिखकर है, हो सके तो आपने एग्जाम में भी या फिर प्रैक्टिस करते वक्त भी वर्ड में ही लिखना है, लेकिन मैंने उसको डिनोट कर दिया उन इससे, उन सिंबल से, तो मेरे को वो आसानी रहे समझने में। उतना बड़ा लिखेंगे तो समझ जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे मास ऑफ द वाटर है क्या है, इसीलिए अपन ने ये पहले ही करके रख दिए पूरा, इसलिए वो जरूरी था। अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, कितनी है m1 की वैल्यू 195, क्लियर हो रहा है। c1 की वैल्यू कितनी है आपके 1, t1 की वैल्यू कितनी निकाले अपने लिए t-20। सो 195 इंटू 195 मल्टीप्लाइड बाय t-20। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ये तो आपको Q1 की वैल्यू क्या मिल रही है अभी 195 मल्टीप्लाइड बाय t-20। समझ में आया नहीं आया? ओके, अभी इजीली आ रहा है। उसके बाद में और तीसरा किसके लिए निकालना है हमें, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। किसके लिए निकालेंगे, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, जिसको हम डिनोट करेंगे Q2 के साथ में। किसके साथ में डिनोट करेंगे, Q2 के साथ में। देखो क्या बोल रहा है Q2 के लिए m2 मल्टीप्लाइड बाय c2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t2। m2 की वैल्यू 50 ग्राम, c2 की वैल्यू 0.1 एंड t2 की वैल्यू t-20। फिर से ठीक है, यहाँ पर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय t-20 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। अभी क्लियर हो रहा है? ये है आपका इक्वेशन नंबर 3 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो यहाँ पर ध्यान दो सभी बच्चे, आपको Q की भी वैल्यू मिल गई, Q1 की भी मिल गई, Q2 की भी मिल गई। तीनों वैल्यूज को पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। तीनों वैल्यूज को किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। करते हैं पुट। इतने पार्ट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं ये मिटाने जा रहा हूँ। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो फट से। चलो मिटा दिया इसको भी। हाँ, अभी देखो पुट इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। सो क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा, अभी पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 इन इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या करना है, इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 की जो 2, 3, 4 की जो वैल्यूज है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देयरफॉर Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कितना है Q की वैल्यू 10 इंटू 100 माइनस T। Q1 की वैल्यू कितनी है 195 मल्टीप्लाइड बाय t-20। Q2 की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाइड बाय t-20। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर ये 10 इंटू 100 माइनस टी इक्वल टू, यहाँ पर देखो t-20 कॉमन है तो हम क्या लेंगे 195 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय t-20। ये समझा ना मैथ्स का रूल आपको। अब 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस t इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय t-20। ठीक है, कोई डाउट है अभी यहाँ पर?
किसी को भी कोई डाउट है? देखो ये बराबर से देखो, अगर कोई डाउट होगा तो बोल सकते हो, पक्का? अब आगे में सॉल्व कर सकते हैं, आगे में सॉल्व कर सकते हैं या करके देना पड़ेगा? क्या करो, सिंप्लीफाई 100 माइनस टी और 100 माइनस 200 इंटू 200 इंटू टी माइनस 20। समझ में आ रहा है क्या? देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 10t इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 200t माइनस 200 इंटू 20, 0 0 2 इंटू 2 20 इंटू 4000। ओके, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि अभी इसको आपको कोई डाउट है? ये 1000 और ये 4000 से क्या करें अपन ने, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो हमने अप्लाई करें। अब क्या होगा, टी की टर्म को एक साइड लाओ और कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड लेकर जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो -10 माइनस 200t इक्वल टू -4000 और ये 100 को 1000 को उधर लेके गया तो -1000। अब देखो माइनस माइनस है तो प्लस होता उसका, मतलब कि -210t इक्वल्स टू यहाँ पर भी -5000 और ये हमको क्या किसकी वैल्यू होना, t की। सो t इक्वल टू -5000 अपॉन -210, माइनस माइनस कैंसल, सो t इक्वल्स टू 5000 अपॉन 210। अब आप इसका फाइनल आंसर निकालो, आप इसका फाइनल आंसर निकालो। ये कैंसिल हुआ, ये माइनस माइनस साइन क्या हुआ है, कैंसिल हो गया, ठीक है। सो t इक्वल्स टू 5000 अपॉन 210। ये यहाँ से आपको ही करना चाहिए था लेकिन करके दे दिया मैंने। आंसर निकाल लो इसका, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड हो गया। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, इजी है, बस थोड़ा वो जो गिवन की बात करते हैं हम वो प्रॉपर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज चलना पड़ेगा। t माइनस 20 क्यों आया, 100 माइनस t क्यों आया, वो भी मैं बता देता। क्योंकि देखो आपका जो कॉपर था, कॉपर का स्फीयर, वो क्या था कि 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसको राइज किए थे, लेकिन कितने डिग्री से वो पता नहीं था ना एक्चुअली में, तो इसलिए टी कंसीडर करें हमने। उसके बाद में हमको कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर एक ही रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर, इसीलिए हमने वहाँ पर t माइनस 20 ले लिए, ऐसा था, ठीक है। तो चलो, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद भी इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट निकालो, इसका आंसर आपने खुद ने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सॉल्व एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको खुद को करना है, सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको क्या निकालना है, हाउ मच आइस विल मेल्ट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट होगा, मतलब मास निकालना पड़ेगा आइस का। उसके बाद में निकालना है आपको वहाँ पर हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द आइस व्हेन स्टीम इज ट्रांसफर्ड इनटू वाटर। जब स्टीम वाटर में ट्रांसफर हुई, मतलब लैटेंट हीट वहाँ पर यूज होगी। क्या यूज होगी, लैटेंट हीट यूज होगी। और उसके बाद में हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका मास आइस का और हीट ट्रांसफर निकालना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है? आप वो खुद से ट्राई करो। हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज के सॉल्व, अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे पहले। उसके बाद में अभी हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे देखते हैं। उसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन खुद को करना है, जहां पर आपको बोला गया है कि जो हीट है दो ऑब्जेक्ट में गिवन ऑफ होती है, कौन सी ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दोनों भी क्या है बोले, इक्वल है। मतलब कि आपको वहां पर मास दोनों भी ऑब्जेक्ट का इक्वल लेना पड़ेगा। एंड उसका जो हम उसको बात करेंगे उसकी टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर भी दोनों का क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, क्योंकि वहां पर हीट एब्जॉर्ब और हीट गेन दोनों भी क्या है, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है। उसके बाद में हम आते हैं सेकंड
सेकंड क्वेश्चन पे, लिक्विड अमोनिया वाले। देखो लिक्विड अमोनिया वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। आइस को बनाने के लिए वाटर के थ्रू किसका यूज हो रहा है वहां पर, लिक्विड अमोनिया का, NH3, जो आपने पढ़े थे केमिकल रिएक्शंस वगैरह में, ठीक है। अब हमको बोलना है इफ वाटर इज 20 डिग्री is at 20 degree Celsius is to be converted into 2 किलोग्राम of ice at 0 डिग्री Celsius। क्या बोला गया है कि जो वाटर है वो क्या रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस से लेके आइस में कन्वर्ट होगा, मतलब उसका चेंज इन टेम्परेचर क्या रहा 20 माइनस 0, क्या रहा 20 माइनस 0। समझ में आया क्या, चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा उसका 20 माइनस 0, क्योंकि 20 से लेके 0 तक के वो आ रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसका। हाँ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया आर टू बी इवोपोरेटेड, हमें कितने ग्राम ऑफ अमोनिया इवोपोरेटेड करना पड़ेगा। आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, आपको यहाँ पर जो फॉर्मूले लगने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, मतलब हमको Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, ओके, क्योंकि हमें मास निकालना है वहाँ का, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया मतलब मास निकालना है। उसके बाद में हमें लगेगा Q1 के लिए फॉर्मूला देखो, वाटर के लिए हम निकालेंगे स्पेसिफिक हीट, मास ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन जब आइस के लिए हम Q2 निकालने जाएंगे तो वहां पर वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जब हम आइस के लिए वो फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो वहां पर वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर हीट नहीं कर रहा अपन, वहां पर उसको क्या कर रहा है इवापोरेट, मतलब हीट तो कर ही रहा है, लेकिन कब किस में कन्वर्ट कर रहा है, फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है वहां पर, मतलब लैटेंट हीट यूज होंगी। क्या यूज होंगी, लैटेंट हीट। सो Q2 के लिए हमको लगेगा मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि मेल्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। जब मेल्ट होता है कोई तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगा देना अपन, वो यूज होगा वहां पर फॉर द Q2। समझ में आ रहा है, हाँ। और आपको तीसरा क्या दिया हुआ है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब Q की वैल्यू अगर निकालना है तो मास ऑफ द अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया इक्वल टू, ये निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से फिर मास को अलग निकाल देंगे। ध्यान में आ रहा है क्या, तो ये फॉर्मूले आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। इसको आप पहले लिख कर रख दो रफ में, हम ये फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, ये रफ में लिख कर रख दो, फट से लिखो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो इतने पार्ट का फटाक से, ये फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। अब देखो पहले क्या लिखेंगे, जो गिवन है वो लिख देंगे। देखो क्या क्या लिख रहे हैं अपन, क्या है आपको गिवन, मास ऑफ वाटर सपोज कितना है आपका 2 किलोग्राम, उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम। आपको पता ही है जब हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम। इज इट क्लियर अप टू दिस, सो ये हो जाएगा 2000 ग्राम, ये हो जाएगा 2000 ग्राम लिखो, या फिर 2 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम, ये 1000 को हमने ऐसा लिखे, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा उसका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो है 1 कैलोरी पर ग्राम। समझ में आ रहा है। उसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डेल्टा टी कितना रहेगा 20 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, फ्रॉम 20 टू 0 तक के चेंज हो रहा है, सो 20 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में आते हैं अभी आइस के ऊपर में, तो वहां पर आइस कब कन्वर्ट हो रहा है, जब वो वाटर के फॉर्म में था, मतलब फिर से हमें मास ऑफ द वाटर लगेगा वहां पर। और दूसरी चीज क्या
क्या लगेंगी, मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब कि हम वहां पर यूज करेंगे आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 63, हाँ टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 63 पे आपको दिया हुआ है कि जब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर 0 है तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना रहेगा, 80 कैलोरी पर ग्राम। सो हम लिखेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर 80 कैलोरी पर ग्राम। समझ में आ रहा है, वो यूज करेंगे हम। मास ऑफ द वाटर तो हमने पहले ही निकाल लिए, ओके। उसके बाद में यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर का कोई वसूल है ही, और क्या दिया हुआ है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर अमोनिया। ये किसके लिए है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर अमोनिया। समझ में आ रहा है, हाँ। तो अब करेंगे सॉल्व, ये हो गया हमारा गिवन, इसमें ए भी ऐड हो जाएगा। अब आते हैं हमारे फॉर्मूले में। देखो फर्स्टली वी नो दैट, हमें क्या पता है, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ये आपको पता है। Q इक्वल्स टू क्या आ रहा है, Q1 प्लस Q2, मतलब heat lost by the object is given is equal to heat gained by the other substances, sum of the heat gained by the other two substances। यहाँ पर हमारा Q1 रहेगा आपका वाटर, मतलब हीट एनर्जी गिवन ऑफ इन अ कूलिंग वाटर एंड हीट एनर्जी गिवन ऑफ टू कन्वर्ट द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस, ठीक है। सो देयरफॉर Q1 इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन, देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, Q1 इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन, मतलब मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, मतलब वाटर यहाँ पर हीट गेन कर रहा है, ध्यान में आ रहा है, वाटर क्या कर रहा है यहाँ पर, हीट गेन कर रहा है। सो मास ऑफ द वाटर हाउ मच, 2 into 10 to the power 3 multiplied by 1 multiplied by 20 minus 0, ये हो जाएगा 2 multiplied by 10 to the power 3, ये 1 तो मल्टीप्लाई हो गया 20 इक्वल टू ये आ जाएगा 40 माइनस 10 to the power 3। Q1 क्या बन जाएगा, Q1 बन जाएगा आपका 40 इंटू 10 to the power 3, ये Q1 बन जाएगा। अब हमें निकालना है Q2, अब क्या निकालेंगे हम, Q2 के लिए हमें लगेगा मास ऑफ वाटर, क्या लगेगा, मास ऑफ वाटर, एंड वहां पर क्या हो रहा, फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा, मतलब मेल्टिंग ऑफ वाटर हो रहा है, फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब मेल्टिंग ऑफ वाटर हो रहा है इनटू द आइस। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पर अभी। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय लैटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। देखो क्या आ जाएगा अभी यहाँ पर, ये क्यों आया स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, क्योंकि वहां पर फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। समझ में आ रहा है, तो देखो यहाँ पर भी क्या आएगा, मास ऑफ द वाटर है 2 into 10 to the power 3, स्पेसिफिक है, वो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है और क्वेश्चन में देकर नहीं रखा है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। 80, तो ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3 इक्वल्स टू Q2, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे Q1 और Q2 की वैल्यू। सो बाय इक्वेशन 1, शॉर्ट में बाय इक्वेशन 1 Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, देयरफॉर Q इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3 एंड प्लस Q2 की वैल्यू 160 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3। यहाँ
पर 10 टू द पावर 3 का पावर का एडिशन नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर निकलेंगे कॉमन 10 टू द पावर 3। सो Q इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। Q की वैल्यू क्या रहेगी 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 KCL। हीट एनर्जी लॉस्ट, ये हो गई आपकी हीट एनर्जी लॉस्ट। कितनी हीट एनर्जी लॉस्ट किया अमोनिया ने। अब हमारा मेन एम क्या है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया टू बी इवोपोरेटेड, मतलब अमोनिया ने अगर, इसका मीनिंग क्या होता है कि हमें मास निकालना है, तो अमोनिया ने अगर 200 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी ऑफ हीट अगर रिलीज किया तो उसका मास कितना था। तो उसके लिए आपको क्या लगेगा Q इक्वल्स टू मास ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय लैटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया। तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिक हीट दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, हमने हीट लॉस्ट बाय अमोनिया निकाल लिए, इस पर से हम मास उसका निकाल सकते हैं। सो नाउ वी कैलकुलेट, देखो कैसे लिखना है, now we calculate mass of ammonia। कैसे लिख रहा हूं मैं, now we calculate mass of ammonia are to be evaporated। okay, therefore Q equals to mass of ammonia multiplied by latent heat of vaporization of ammonia। ऐसा हम लिखेंगे मास ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अमोनिया। ये कहाँ से है ये फॉर्मूला, आपको अगर लैटेंट हीट दी हुई है और उसका हीट का लॉस दिया हुआ है तो हम उस पर से मास निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ लैटेंट हीट। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देयरफॉर Q की वैल्यू 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, मास ऑफ द अमोनिया अननोन है तो उसको हम रहने देंगे वैसे ही, मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा 340, ये सॉरी 341, हाँ 341। अब क्या करो, ये 341 को इधर लेके आ जाओ, 341 को इधर लेके आ जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा मास ऑफ अमोनिया मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा मास ऑफ अमोनिया मिल जाएगा। इज इट क्लियर अप टू दिस। ये क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान दो, लास्ट में ध्यान दो, मैंने कंप्लीट नहीं किया। इसको क्या करेंगे हम, देखो इधर में इतने पार्ट में लिखा, क्या करेंगे इसको मास ऑफ अमोनिया इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 3/341। अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, आंसर निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। आंसर आपको निकालना है प्रैक्टिसिंग के लिए, आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए। आपको कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट हो इसलिए आपको आंसर निकालना है उसका। मैंने पूरी स्टेप बता दिया कैसे कैसे क्या करना है, पूरा एक एक करके। क्यों वाटर चेंज हो रहा, फ्यूज हो रहा, तो क्यों फ्यूजन ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ की मेल्टिंग हो रहा है वहाँ पर। समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बताया अभी आपको करना है कंटिन्यू। यहाँ पे ध्यान में आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ पे? तो चलो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त होता है। जो थर्ड क्वेश्चन है सेम इसी के समान है, जहाँ पर हमको क्या निकालना है, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स्ड सो दैट द वाटर टेम्परेचर इज 50 डिग्री टू बी ऑब्टेन। फिर से यहाँ पर मास ऑफ स्टीम निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, फिर से मास ऑफ स्टीम। तो आपको इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, जो Q की वैल्यू है उसमें आपको पुट करना पड़ेगा फॉर्मूले में। तो ये आपके लिए होमवर्क है। और फोर्थ वन इज ऑल्सो होमवर्क, क्योंकि कैलोरीमीटर वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए थोड़ा सा इजीली चला जाता है। अगर कुछ डाउट आता है तो हम अगले कुछ सेशंस में, जैसे लाइव सेशंस में वगैरह करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपने वो खुद ने करने होना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जितना आपको पढ़ा दिए ये पूरा क्लियर हो गया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद में आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज। समझ में आ रहा है? चलो आज का क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं और लास्ट में जाते जाते अटेंडेंस लगा दो।